गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् की ओर से मैं खेलेमल सैनी आप सभी का भारतीय शिक्षक दिवस के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं मुख्य अतिथि श्री अंकित अग्रवाल सर, देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के संस्थापक श्री अमित सिंह नेगी सर, उनकी टीम एवं अन्य सभी कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों एवं मेरे सहपाठियों का भी स्वागत करता हूँ। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति थे। गुरु शिष्य परंपरा भारत की एक प्राचीन परंपरा रही है। समय समय पर शिष्यों ने गुरुओं के प्रति अपने सम्मान को भी प्रकट किया है। आज के इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं अपनी को एंकर गुनगुन का कि वो आए और कार्यक्रम के इस प्रारूप को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद खिल्ली। माना जाता है कि शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि हमें जीवन की कला भी सिखाते हैं। आज हम सभी यहाँ एक ऐसे उत्सव का साक्षी बनने के लिए उपस्थित हुए हैं जो पूरी तरह से शिक्षकों को समर्पित है। मैं आप सभी का तहे दिल से इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। गुरु समाज का आधार है। गुरु ही प्रकाश की धार है। गुरु ही हमें ज्ञान सिखाते हैं। गुरु ही हमें सम्मान सिखाते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हमारे गुरु श्री अमित सिंह सर से अनुरोध करूंगी कि वह मंच पर आएं और हमारे आज के गौरव, हमारे मुख्य अतिथि श्री अंकित अग्रवाल सर का स्वागत करें। सबसे पहले आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री अंकित अग्रवाल जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा कि सर ने अपने आज के विशेष दिन में, जो कि आज शिक्षक दिवस के रूप में पूरा भारत एक शिक्षक दिवस को मना रहा है, जिसमें आज सर ने अपने जो अपना बिजी शेड्यूल है उसमें से हम लोगों के लिए समय निकाला, हमारे देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के पूरे परिवार के लिए और हमारे छात्र एवं छात्राओं के लिए समय निकाला, जिसका मैं तहे दिल से सर का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ सर का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करूंगा कि सर को आज हमारे जितने भी दृष्टिबाधित दिव्यांगजन छात्र एवं छात्राएं उनके द्वारा जो ये आज के कार्यक्रम है इसको प्रस्तुत किया जा रहा है, मैं आशा करता हूं कि सर को ये कार्यक्रम जरूर पसंद आएगा। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू। शिष्य वही जो सीख ले, गुरु का ज्ञान अगाध, शक्ति भाव भक्ति भाव मन में रखे, चलता चले आबाद। हमें गुरुओं से उनके जीवन की संपूर्ण सीख को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। भक्ति भाव हमें गुरुओं के प्रति अपने मन में रखना चाहिए। इससे व्यक्ति अपने जीवन में अबाध रूप से सभी मुसीबतों को पार करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। हर कार्यक्रम की बेला में सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत होती है। मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से गणेश वंदना के लिए शुभोजीत को बुलाना चाहूंगा। विघ्न विनाशक गणेश, सबके दुख हरने वाले, आपकी कृपा से सब सुख संपत्ति पाने वाले। तो शुभोजीत आए और अपनी गणेश वंदना प्रस्तुत करें। नमस्कार, मैं शुभजीत बात कर रहा हूँ उड़ीसा से। मैं देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल का चौथे रजिस्ट्रार स्टूडेंट हूँ और मैं आज आपके सामने गणेश वंदना प्रस्तुति देने जा रहा हूँ। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि
एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानन्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गृहप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यदलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुखण्डपाखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गन्धमूढाय मूढगुल्फाय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रवेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। थैंक यू। धन्यवाद सुभजीत। माना जाता है कि जब शिक्षा और भक्ति साथ मिलते हैं तो वही सच्चा मंदिर कहलाता है। जब शब्द भावनाओं का रूप लेती है तो वह कविता का जन्म देती है। अपनी इसी कला को प्रदर्शित करते हुए आज हमारे बीच कृष अपनी कविता के साथ प्रस्तुत हुए हैं। तो स्वागत है कृष का उनकी कविता के साथ। ज्ञान का दीप जलाते हैं, ज्ञान का दीप जलाते हैं, अंधेरे को मिटाते हैं। ज्ञान का दीप जलाते हैं, अंधेरे को मिटाते हैं। गुरु वही है जो जीवन का असली रास्ता दिखाते हैं। नमस्कार, मैं कृष पांडे, डीडीजी 2024-25 बैच का छात्र, आज आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, यह दिवस एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि शिक्षक अपने शिष्य का भविष्य सफल करने हेतु अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं ताकि उनका शिष्य आगे जाके राष्ट्र की सेवा कर सके और अपना भविष्य उज्जवल बना सके। तो आज इसी पावन पर्व पर मैं अपनी एक नई स्वरचित कविता जिसका शीर्षक है गुरुवर लेकर उपस्थित हूँ। तो मैं काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ कि जब भी गलत मार्ग पर जाता हूँ तो गुरु सामने आ जाते हैं। जब भी गलत मार्ग पर जाता हूँ तो गुरु सामने आ जाते हैं। जब भी मुझ पर कोई बाधा आए तो वे ढाल मेरी बन जाते हैं। कि जब जन्म हुआ था मेरा तो समझ में कुछ ना आता था। कभी रोता था जोर जोर से, कभी हंसता चिल्लाता था, कभी खोलता आंखों को तो कभी आंखों को मूंदता, कभी भूमि को देखता तो कभी क्षितिज को ढूंढता, कभी भूमि को देखता तो कभी क्षितिज को ढूंढता। इस अनसुलझी दुनिया को मैं सुलझा ना पाया था। तब गुरुओं ने मुझको जीवन का सार बताया था। तब गुरुओं ने मुझको जीवन का सार बताया था। तब गुरुओं ने मुझको जीवन का सार बताया था कि न जाति भेद ना धर्म भेद, न जाति भेद ना धर्म भेद, हर प्रांत से गुरुवर आते हैं। न जाति भेद ना धर्म भेद, हर प्रांत से गुरुवर आते हैं। जब भी मुझ पर कोई बाधा आए तो वे ढाल मेरी बन जाते हैं। जब भी मुझ पर कोई बाधा आए वे ढाल मेरी बन जाते हैं। कदाचित गुरु न होते तो हम ज्ञान कहाँ से पाते। कदाचित गुरु न होते तो हम जीवन व्यर्थ बिताते। कदाचित गुरु न होते तो हम ज्ञान कहाँ से पाते। कदाचित गुरु न होते तो जीवन व्यर्थ बिताते। अरे बिन ज्ञान के तो जीवन हम सबका व्यर्थ कहलाया जाता है। बिन ज्ञान के तो जीवन हम सबका व्यर्थ कहलाया जाता है। अरे जीवन के प्रतिक्षण प्रतिपल में ज्ञान ही काम आता है। बिन ज्ञान के तो हम सबका जीवन व्यर्थ कहलाया जाता है। जीवन के प्रतिक्षण प्रतिपल में ज्ञान ही काम आता है। अरे जिन गुरुओं ने बनाया काबिल उन गुरुओं का सम्मान करो। दुविधा चाहे कैसी हुई हो,
दुविधा चाहे कैसी भी हो, पर उन गुरुओं का ना अपमान करो। अरे अपने शिष्य को ऊपर चढ़ाकर वे वहीं पे रह जाते हैं, अपने शिष्य को ऊपर चढ़ाकर वे वहीं पे रह जाते हैं। जब भी मुझ पर कोई बाधा आए तो वे ढाल मेरी बन जाते हैं, जब भी मुझ पर कोई बाधा आए तो वे ढाल मेरी बन जाते हैं। आज का यह जो दिवस है, आज का यह जो दिवस है, यह दिवस दिवस नहीं, यह दिवस एक त्योहार है। आज का यह जो दिवस है, यह दिवस दिवस नहीं, यह दिवस एक त्योहार है। इस दुनिया में सबसे शीतल होता गुरुओं का व्यवहार है। तो आओ ऐसे गुरुओं को शीश नवाएं हम, आओ ऐसे गुरुओं को शीश नवाएं हम, उनसे शिक्षा पाए और इस राष्ट्र का मान बढ़ाए हम, उनसे शिक्षा पाए और इस राष्ट्र का मान बढ़ाए हम। अंत में कबीरदास जी के एक बहुत ही सुंदर दोहा जो उन्होंने गुरुओं पर लिखा है, और उसके साथ अपनी 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन गाए, सात समुद्र की मसी करूं, गुरुगुण लिखे न जाए। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन गाए, सात समुद्र की मसी करूं, पर गुरुगुण लिखे न जाए। अर्थात सब धरती को कागज कर दूं, फिर भी गुरुओं के गुण ना लिख पाऊंगा। सब धरती को कागज कर दूं, फिर भी गुरुओं के गुण ना लिख पाऊंगा। गुरुजनों से ऊपर दर्जा न जीवन में किसी को दे पाऊंगा। जिन गुरुओं ने बनाया काबिल, जिन गुरुओं ने बनाया काबिल, उन गुरुओं को बारंबार शीश नवाऊंगा, उन गुरुओं पर बारंबार शीश नवाऊंगा। आप सभी को मेरी ओर से पुनः शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कृष, गुरुओं के प्रति अपनी इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। कभी शब्दों में, कभी मौन में सिखाया, हर ठोकर से पहले थामना बताया। गुरु के बिना क्या रह जाता है जीवन में, उन्होंने ही हर अंधेरे को उजाला बनाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि इस समाज को सुधारने के लिए 3 लोगों का योगदान संपूर्ण रूप से लगता है, माता पिता एवं गुरु। गुरु की महिमा का बखान करना नामुमकिन है। इसका एक बेहतर ही सुंदर वर्णन कृष्ण ने अपनी कविता में भी किया था। मैं अब गुरुओं के प्रति अपने अगाध भाव को प्रकट करने के लिए आकांक्षा को बुलाता हूं कि वो आएं और अपनी गुरु वंदना प्रस्तुत करें। नमस्कार, मैं आकांक्षा धाकड़े। आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी के बीच गुरु वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा, गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरुवर है पालनहारे, हर संकट से उभारे। सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनारे। जीवन भर सतगुरुवर ने सत्य ज्ञान का अमृत बांटा। अब इनके श्री चरणों में हम सबका एक ही वादा, जो सीखा है उसे अपनाएंगे। गुरुवर के हो जाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरुवर है दया की मूरत, करुणा का नीर बहाते। पथ भूले राही को ये नई राह दिखलाते। गुरु है शीतल चंदा से, सागर से गहरे ज्ञानी। प्रभु को हमने ना देखा, बस इनकी कही है मानी।
जो सीखा है उसे अपनाएंगे, गुरुवर के हो जाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। थैंक यू। धन्यवाद आकांक्षा। आशा करती हूँ कि आकांक्षा की इस गुरु वंदना से हर किसी का मन अपने गुरु को शत शत नमन करने का कर गया होगा। अब समय है हमारे और एक ऐसे संस्था के बारे में जानने की जो हर किसी को आशा की किरण दिखा रहा है। माना जाता है कि जब राह अंधेरी पड़ जाए तो आशा का दीप दिखाने वाला ही दिशा दिखाता है। इसी तरह हजारों दृष्टि दिव्यांगजन और दिव्यांगजनों को आशा की राह दिखाने वाला एक संस्था है देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल। वर्ष 2020 में कोरोना के चुनौतीपूर्ण समय में श्री अमित सिंह नेगी सर के नेतृत्व में स्थापित यह गुरुकुल आज हजारों दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों को कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है और सभी दिव्यांगजनों के लिए एक सशक्तिकरण का केंद्र बन चुका है। आशा की किरण दिखाने वाले श्री अमित सिंह नेगी सर का जन्म उत्तराखंड में हुआ। अमित सर उत्तराखंड के सच्चे दीपक हैं। उन्होंने कंप्यूटर को दृष्टि दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए कंप्यूटर को स्वतंत्रता का सेतु बना दिया, जिससे हम आज बेसिक कंप्यूटर से लेकर एडवांस तक की शिक्षा प्राप्त करके MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्क्रीन रीडर की मदद से स्वयं आत्मनिर्भर बन पा रहे हैं। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल में हमें इंग्लिश स्पीकिंग, चेस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसी गतिविधियों से हमारा समग्र विकास किया जाता है। शनिवार रविवार को होने वाले विशेष सत्र में हमें इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसी शिक्षा में भी मार्गदर्शन कराया जाता है। इसी प्रकार देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल एक ऐसी संस्था बन चुका है जो आज हजारों विभिन्न राज्यों से छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भर रहा है। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल न केवल शिक्षा प्रदान करता है बल्कि समाज में दिव्यांगजनों के लिए सकारात्मकता भी पैदा करता है। हमारे गुरुकुल के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.ddg.org.in। इसी के साथ हमारे छात्र छात्राओं की कला के बारे में और अधिक जानकारी और उनकी कलाओं को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल 20 इंस्टाग्राम पर। साथ ही फेसबुक और यूट्यूब पर भी हम देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के नाम से उपलब्ध हैं। धन्यवाद गुरु श्री अमित सिंह नेगी सर एवं देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के ऊपर एक प्रकाश डालने के। श्री अमित सिंह नेगी सर का जीवन चरित्र एक ऐसा चरित्र है जिसमें हम सर को पारस के रूप में देखते हैं और खुद को लोहे समान। मैं अगर अपने स्वयं के अनुभवों से साझा करूं तो सर के द्वारा पढ़ाए गए
सभी छात्र आज कनक की तरह चमक रहे हैं। मैं सर के सम्मान में चंद पंक्तियां पेश करना चाहूँगा कि शिक्षक पारस मानिए खुद को लोहा मान, शिक्षक पारस मानिए खुद को लोहा मान, उनके छूते ही बने सारे कनक समान। कार्यक्रम में मैं आगे बुलाना चाहूँगा श्वेता आंचल को अपनी गुरु वंदना के लिए। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल का प्रतिनिधित्व करते हुए आज के इस शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठीगण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ। मैं श्वेता आंचल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप सभी के बीच एक गुरु वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम्ही मेरा तुम्ही मेषा तुम्ही मी चारों धाम हे गुरुवर। तुम्ही मेरा तुम्ही मेषा तुम्ही मी चारों धाम हे गुरुवर। तुम ईश्वर तुम ईशा तुम ही हो तारणहार। तुम्ही मेरा तुम्ही मेषा तुम्ही मी चारों धाम हे गुरुवर। तुम दीपक के बात गुरुवर, हमको भी तुम जलना सिखा दो। हम मूर्ख ज्ञान प्रभु जी, हमको ज्ञान का मार्ग दिखा दो। बुराई को मिटा दे जो वही हथियार दो गुरुवर। तुम्ही मेरा तुम्ही मेषा तुम्ही मी चारों धाम हे गुरुवर। परम आलोकित मेरे गुरुवर, आलोकित कर दो इस मन को, दूर भगा दो इस तन मन से झूठ कपट छल लोभ व्यसन को। किनारे पर लगा दे जो वही पतवार दो गुरुवर। तुम्ही मेरा तुम्ही मेषा तुम्ही भी चारों धाम हे गुरुवर। हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर। थैंक यू सो मच। गुरु एक ऐसा दीपक होते हैं जो न केवल हमें शिक्षा का ज्ञान देते हैं बल्कि हमारे समग्र विकास में भी हमारी सहायता करते हैं। इसी कथनी को और अधिक विशेष और विस्तृत रूप से समझाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी शरीफुद्दीन को कि वह मंच पर आएं और अपनी स्पीच से हम सभी को गुरुओं के संबंधित और ज्ञान प्रदान करें। जीवन के राह में आप हैं प्रकाश, ज्ञान की ज्योति से मिटाया हर अंधकार। जीवन के राह में आप हैं प्रकाश, ज्ञान की ज्योति से मिटाया हर अंधकार। गुरु शिष्य का रिश्ता है सबसे महान, शिक्षक दिवस पर आप सबको शत शत प्रणाम। सर्वप्रथम सम्माननीय देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के मंच से मैं शरीफुद्दीन गुरुजनों, सहपाठियों, विशिष्ट अतिथि तथा तमाम श्रोतागणों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं विशेषतः सहृदय से शिक्षक के प्रति सम्मान व समर्पण का भाव ज्ञापित करता हूं। दरअसल शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है तथा इसका ऐतिहासिक पक्ष। शिक्षक दिवस
यह पावन रूपी शुभ अवसर जो प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को देश के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इन्होंने जीवन के 40 वर्षों तक शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अतः इनके मित्र एवं विद्यार्थियों के निवेदन पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के द्वारा इनके जन्मदिन के बजाय शिक्षक दिवस मनाने की अनुमति प्राप्त हुई। भारतीय समाज में पुरातन समय से ही पारंपरिक गुरु शिष्य के मध्य अपार संबंध रहा है। भारतीय शास्त्रों में भी गुरु की महिमा का उल्लेख किया गया है। प्राचीन समय में शिष्य गुरु को भेंट रूपी गुरु दक्षिणा दिया करते थे। चाहे जगत गुरु शंकराचार्य का शिष्य सुरेशाचार्य हो, चाहे महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य आनंद हो, चाहे स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकिशन परमहंस हो, ये तमाम महानुभूति अपने गुरु के सानिध्य में उच्च कोटि की ज्ञान प्राप्त कर विश्व प्रसिद्धि सफलता प्राप्त किया। कलम से मेरे जो निकले रोशनी वो तेरे हुनर की मेहरबानी है। तूने सिखाया हमें उड़ना, तूने सिखाया हमें उड़ना, मेरी कामयाबी तेरी निशानी है। 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में महान दार्शनिक, शिक्षाविद एवं राजनीतिज्ञ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म हुआ। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय से की, तत्पश्चात उच्च शिक्षा मद्रास कृष्ण महाविद्यालय से की। अल्प आयु में ही 1909 मद्रास प्रेसिडेंसी महाविद्यालय तथा 1936 इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हुए। इसी दौरान श्री मदन मोहन मालवीय जी ने इन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया। साथ ही साथ 1949 से 1952 के दौरान मॉस्को में राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला। 1952 प्रथम उपराष्ट्रपति तथा 1962 द्वितीय राष्ट्रपति के पद पर चयनित हुए। 5 सितंबर 1962 से ही औपचारिक रूप से शिक्षक दिवस मनाना प्रारंभ हुआ। शिक्षक वह महान व्यक्तित्व है जो हमें पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं अपितु सांस्कारिक, व्यवहारिक, अनुशासनिक एवं नैतिक ज्ञान के साथ साथ वास्तविक जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है। शिक्षक उस दीपक के समान है जो स्वयं को जलाकर विद्यार्थी का भविष्य प्रकाशित कर सफलता रूपी मंजिल तक पहुंचाता है। शिक्षक के सानिध्य में ही सत्य असत्य का बोध होता है। अंत में हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए। एक शिक्षक ही काफी है, एक शिक्षक ही काफी है विद्यार्थी का जीवन स्वर्ग बनाने के लिए, विद्यार्थी का जीवन स्वर्ग बनाने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सरफुद्दीन अपने इस सुंदर भाषण के लिए। आपने अपने भाषण में गुरुओं के महत्व पर बहुत प्रकाश डाला है। हर शब्द उनकी ज्ञान की गहराई होता है, हर दृष्टि में अनुभव की सच्चाई होता है। गुरु ना हो तो जीवन दिशाहीन हो जाए, वो हो तो अंधेरों में रोशनी समा जाए। ये गुरुओं की महत्वता को बताने के लिए एक सटीक बात कही गई। शिक्षा जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और शिक्षक उससे भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहा जाता है कि शिक्षक हमें ये नहीं सिखाते कि क्या सीखना है, शिक्षक हमें ये बताते हैं कि कैसे सीखना है। मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से अपना अभिव्यक्ति प्रकट करना चाहूँगा। कोई शिक्षक हजारों बार अपनी कक्षा में पहुंचा था, तब जाकर चंद्रयान अपनी कक्षा में पहुंचा था। हालांकि अब मैं बात कर रहा हूँ श्री अंकित अग्रवाल सर की, जो स्टडी आईक्यू के साथ पिछले कई वर्षों से यूपीएससी मेंटोर के रूप में जुड़े हुए। सर ने यूपीएससी की ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी ली हैं।
इसी के साथ साथ सर डेली बेसिस पर यूपीएससी के एमसीक्यूज एवं करंट अफेयर्स, भू राजनीति पर भी हफ्ते में 5 या 6 वीडियो प्रकाशित करते हैं। सर ने अपनी स्नातक की डिग्री अर्थशास्त्र से पूरी की एवं पोस्ट ग्रेजुएशन सर ने पॉलिटिकल साइंस से कंप्लीट की है। सर की लोकप्रियता आज युवकों में बहुत ज़्यादा है। सर के इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो में लगभग 2.1 के कमेंट आते हैं। युवा आज सर को अपनी एक अभिप्रेरणा के रूप में भी देखते हैं। इसी के साथ साथ सर को बेस्ट एजुकेटर इन इंडिया का भी अवार्ड मिल चुका है। मैं सर को इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए बुलाना चाहूँगा श्री अमित सिंह नेगी सर को कि वो आएं और सर का स्वागत के साथ हमें उनके चंद शब्दों के माध्यम से उनका असीम ज्ञान, उनका अनुभव, उनका यूपीएससी में दिया गया योगदान एवं उनका हमें शिक्षा पर कुछ प्रकाश पाने का मौका प्रदान करें। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल, जैसा कि आज 5 सितंबर 2025 का शिक्षक दिवस मनाने के लिए यहाँ पे एकत्र हुआ है, जिसमें 20 राज्यों से अधिक दृष्टिबाधित छात्र एवं छात्राएं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज का जो ये कार्यक्रम है ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि हमारे बीच में आज के जो मुख्य अतिथि हैं श्री अंकित अग्रवाल जी, जिन्होंने हमारे एक छोटे से अनुग्रह से हमारे आज के इस कार्यक्रम के लिए अपनी अनुमति प्रदान करी और आज वो हमारे बीच में है। तो सर मैं बहुत सभी के अपने दृष्टि दिव्यांगजन छात्र एवं छात्राओं की ओर से और पूरे दिव्यांगजन अपने गुरुकुल के परिवार की ओर से सर का हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा कि सर आए और हमें अपने मुखारबिंद से अपने आशीष वचन दें। स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू। एंड नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि आप में से जो भी लोग वीडियोस देखते हैं वो मुझे फेस से तो बहुत कम जानते हैं, बट ये जो नमस्कार दोस्तों हैं इसी से शायद मेरी पहचान है। कई बार मैं जाता हूँ बाहर और मुझे लोग मिलते हैं तो नमस्कार दोस्तों एक बार कहते हैं सर आप बोल के दिखाओ नमस्कार दोस्तों, तो उससे पहचान हो जाती है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आई एम ट्रूली ऑनर्ड टू बी इनवाइटेड इन दिस इवेंट। देखिए मैं कुछ भी बोलूँ उसके पहले मैं चाहता हूँ आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर उसमें से कोई भी एक, फॉर एग्जांपल आकांक्षा आपने बहुत ही सुंदर गाया, आप मुझे ये बता सकते हैं कि एक तो आपको क्या डिफिकल्टी होती है, बस आप मुझे एक बार ये बता दीजिए कि आपको डिफिकल्टी क्या होती है, प्रॉब्लम क्या है आइज में, और आप गुरुकुल के साथ क्यों जुड़े और आपका एम क्या है। ये 3 क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दीजिए, कोई भी दे सकता है। आकांक्षा, इफ यू वांट टू। आई एम ऑडिबल सर? यस। सर सबसे पहले तो डिफिकल्टी होती है हमें बुक्स की, कि हमें बुक्स उपलब्ध नहीं हो पाती है। और सर मैं देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल से इसलिए जुड़ी हूँ ताकि मैं कंप्यूटर सीख सकूं और अपने आने वाले एग्जाम्स को मैं खुद कंप्यूटर पे दे सकूं और ताकि मैं राइटर पे निर्भर ना रहूं। और सर मेरा एम है यूपीएससी की तैयारी करना और सर मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। ग्रेट। आपको आईज में क्या इशू है आकांक्षा? सर मेरा बाय बर्थ मैं ब्लाइंड हूँ और मुझे थोड़ा बहुत दिखता है, बट क्लियर मैं दूर का ज्यादा नहीं देख पाती हूँ। ओके। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये प्रश्न पूछा क्यों, जब एक्चुअली मुझे ये इनविटेशन आया आपसे मैं बातचीत कर सकूं, आपको इंस्पायर कर सकूं, मैंने ये सोचा यार मैं आपको क्या इंस्पायर करूंगा। आपने ये जो कदम लिया है इस गुरुकुल से जुड़ने का, आपने ये जो कदम लिया है लाइफ में कुछ कर दिखाने का, ये अपने आप में बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। मैं कौन होता हूं, मतलब मैं बस डेली वीडियोस आपके लिए लाता हूं, बताता हूं दुनिया को इसके बारे में, जो भी आपको खबरें देनी होती हैं वो देता हूं। बट आपका जो एक तरह से ये जो स्टेप लिया है ना आपने, ये स्टेप अपने आप में बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है मेरे लिए। बहुत ही अच्छा लगा आप में से जिस तरह से, मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब आज तक मैं कभी इस तरह के इवेंट पे गया नहीं, बट ये जो देखा मैंने आप में से अलग अलग जो प्रतिभा है आपके अंदर, ब्यूटीफुल। तो दोस्तों देखिए क्या है ना कि मुझे लगता है कि ये जो गुरुकुल है, ये देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल, ये एक मेरे ख्याल से मूवमेंट की तरह है, जहां पर आपकी जो लिमिटेशंस हैं
उसको पॉसिबिलिटीज में टर्न किया जाता है। आपके जो चैलेंजेस हैं, जो कठिनाइयां आप झेलते हैं, उसको कन्वर्ट किया जाता है अपॉर्चुनिटीज में। और इसी की वजह से सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा अमित सिंह नेगी सर का। ने मतलब ये जो शुरुआत की है ना इस मूवमेंट की, आपने दिखाया है कि ये आप स्पेशली एबल का मतलब ये नहीं है कि आप लेस एबल हो। आप स्पेशली एबल हो तो इससे आप और ज्यादा डिटरमाइन हो जाते हैं कुछ कर दिखाने के लिए। आप और ज्यादा कमिटेड होते हो कि आप दूसरों को भी एम्पावर कर सको, एंड इसी की वजह से आपकी जो जर्नी है अपने आप में एक लेसन की तरह है। आप इंस्पिरेशन हो। आई थिंक इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं ऑल अक्रॉस द इंडिया, आप अपने आप में एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो। तो मैं इसके लिए सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह से शुरुआत किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है सर। धन्यवाद। जहाँ तक स्टूडेंट्स का सवाल है, तो देखिए जैसा कि मुझे पता चला कि आप में से बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, तो आई थिंक ये बहुत ही बोल्ड और पावरफुल स्टेप है। ध्यान रखिएगा, कोई भी जो सक्सेस है वो डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी से आती है। और क्या है ना कि जो भी डिफिकल्टी आप आज फेस करते हो वो आपके लिए स्ट्रेंथ का काम करता है आगे आने वाले कल में। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ये जो वर्ल्ड है ना, हो सकता है कि शायद दुनिया आपको अंडर एस्टिमेट करती होगी। देखिए, मैं क्या होता है कि दो तरह से आप देख सकते हैं दुनिया में लोग हैं। एक तो हो सकता है कि शायद कोई गलत व्यवहार कर रहे हो आपके साथ, आपको एकदम ही कुछ ना समझे, वो एक अलग बात, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एक नॉर्मल, जैसे मैं हो गया, कोई भी हो गया, तो हम कई बार देखते हैं आपको जब सड़क पर या फिर कहीं भी जहां पर भी आपसे मुलाकात होती है, तो एक बेचारापन सा आ जाता है, यार ठीक है यार, चलो कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं है। जब एक्चुअल में मैं जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो मैंने बहुत सारे एनजीओ से जुड़ा हुआ था, ट्राई हो गया, और इस तरह के बहुत से आप में से जो स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं उनसे मिलने का मुझे मौका मिला। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, आपके जो अंदर एस्पिरेशंस है ना, वो किसी और से कम नहीं है। तो भले ही हो सकता है कि दुनिया आपको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रही हो, आपको एक केज में बांधने की कोशिश कर रही हो कि आप यहीं तक सीमित हो, ऐसा नहीं है। आपकी जो पॉसिबिलिटीज हैं अनलिमिटेड हैं। जो बाकी की दुनिया कर रही है, आप कंधे से कंधा मिलाकर वो भी कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक यंग बच्चा था, यंग बॉय था, एक बच्चा था, उसको बचपन से ही म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक था। उसके परिवार वाले भी कहते थे हाँ बहुत टैलेंटेड है। उसके जो आसपास के पड़ोसी हैं उनको भी लगता था बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत अच्छा काम करेगा आगे फ्यूचर में म्यूजिक में। क्या होता है, एक दिन उस बच्चे को रियलाइज होता है कि धीरे धीरे उसकी सुनने की जो क्षमता है वो कम हो रही है, और धीरे धीरे करके उसको पता चल गया कि एक ऐसा दिन आएगा जहां पर वो कुछ भी नहीं सुन पाएगा। तो जब ये ऐसा पता चला, तो परिवार को और उनके फ्रेंड्स को सबको ये लग गया कि शायद इसका म्यूजिक का जो एक जो कैरियर है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप इमेजिन करो ना, म्यूजिक में क्या है, आप बेसिक चीज आप एक सुनते हो, तो कोई ये इमेजिन नहीं कर सकता था कि आगे चलकर क्या वो म्यूजिक बना भी पाएगा कि नहीं। बट लेट मी टेल यू, वो जो बच्चा था वो हार नहीं माना, वो आगे चलकर म्यूजिक कंपोज करता रहा, म्यूजिक बनाता रहा, अपने आप पर विश्वास रखा। एंड लेट मी टेल यू, आगे चलकर उसने कुछ ऐसे म्यूजिक क्रिएट किए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिक द वर्ल्ड हैज एवर हर्ड। और ये मैं बात कर रहा हूं बेथोवन की। कई साल पहले जो है जर्मन के ये जो म्यूजिशियन हैं, तो आप सोच सकते हो मतलब कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं। आप म्यूजिक आप हियर नहीं कर पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो, लेकिन आपने ऐसे म्यूजिक कंपोज किए हैं जो दुनिया कभी सुनी भी नहीं थी। तो यहां पर मैं बेसिकली जो फोकस करना चाहता हूं वो ये है कि आपके पास क्या प्रॉब्लम्स हैं वो मायने नहीं रखती। आप बिलीव क्या करते हो, आप इमेजिन क्या कर सकते हो। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूं कि मैं हो गया और बाकी जितने भी लोग हैं जो देख पा रहे हैं ठीक से, हम तो अपने आप को सीमित कर लेते हैं ना कि ये चीजें हैं, यही पॉसिबिलिटीज हैं और यहीं तक हमें सीमित रहना है। लेकिन आप अगर इमेजिनेशन पर बिलीव करते हो, इनफैक्ट मैं भी कभी अगर आराम से, वैसे बहुत कम होता है आज के जो रश है आज के जीवन में, जिस तरह से आगे बढ़ने की होड़ मची हुई है, तो यहाँ पर कई बार अगर शांति से अकेले में कुछ सोचता हूँ तो पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर सकते हैं। तो यही चीज है कि यहाँ पर जो बच्चे की मैंने बात की, म्यूजिशियन की बात की, तो उसने हार नहीं माना। उसकी जो वो इमेजिनेशन है ना, उससे उसने म्यूजिक को बनाया। तो यही चीज आपके लिए भी कहना चाहूंगा कि आप भी इमेजिनेशन पर बिलीव करिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। मैं इनफैक्ट एक और आपको रियल वर्ल्ड स्टोरी बताना चाहता हूँ। जापान में एक रेस्टोरेंट है जहाँ खाना खाने आप जाते हैं, वहां पर उस रेस्टोरेंट का नाम है द रेस्टोरेंट ऑफ मिस्टेकन ऑर्डर्स। ये जो रेस्टोरेंट है ना, जब आप वहां पर जाओगे
और आप कहोगे कि आपको पिज़्ज़ा चाहिए, आपने पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया, तो आपको पिज़्ज़ा नहीं आएगा, आपको आएगा बर्गर। अगर आप कहोगे मुझे सुशी चाहिए, जो जापान का जो डिश है, तो हो सकता है सुशी जब आप ऑर्डर करोगे तो कुछ और ही ऑर्डर आ जाएगा। मतलब जो आप एक्चुअल में ऑर्डर कर रहे हो उसके बजाय दूसरा ऑर्डर आएगा। अब यहाँ पर लोग शॉक थे कि ऐसा कैसे है? लेकिन क्या है ना कि वहाँ पर जितने भी स्टाफ हैं, वेटर्स हैं, उनको डिमेंशिया है। ये जापान में एक्चुअल में ये रेस्टोरेंट है, डिमेंशिया एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पर आपको भूलने की बीमारी होती है। आपको कुछ याद नहीं रहता, अचानक से आपने सुना तुरंत भूल गए। तो वहाँ तक हो सकता है कि जब ऑर्डर ले रहे हों और वहाँ तक जब जो कुक है उसको ऑर्डर बता रहे होंगे, तब तक कुछ और ऑर्डर चला जाता है। लेकिन फिर भी लोग वहाँ पर आते हैं। एक प्रकार से ये जो रेस्टोरेंट है ये एम्फसाइज़ करता है पेशेंस को, कंपैशन को, और ये दिखाता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, कोई भी चीज़ इम्परफेक्ट है, उसको भी आप एन्जॉय करिए लाइफ़ में। लाइफ़ में कभी भी कोई पर्सन परफेक्ट नहीं होता। मेरे अंदर बहुत सारी खामियाँ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और वही चीज़ मतलब हर एक इंसान में कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, उसके बावजूद भी हम दुनिया में फाइट करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सेम ये चीज़ आपके साथ भी है कि यहाँ पर आपको अगर दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये लिमिटेशंस हैं, उससे आप उभर कर आगे आ सकते हैं। और एक दिन जब आपको आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे, आपको जॉब मिलेगा, तब जब आप सक्सीड करोगे ना, तो ये सिर्फ़ आपका सक्सेस नहीं होगा, लेट मी टेल यू दोस्तों। ये बेसिकली सोसाइटी की जो थिंकिंग है, जो सोसाइटी के अंदर माइंडसेट है, उसको आप चैलेंज कर रहे हैं, उसको आप बदल दोगे, जब आप एग्ज़ाम्स को क्लियर करोगे और जॉब लोगे। तो ये एक बड़ी बात होती है। इमेजिन करिए किसने सोचा था 15 साल का बच्चा जो है, वो ब्रेल जैसी चीज़ बनाएगा। आई एम श्योर कि आप सब तो जानते ही होंगे, लुइस ब्रेल जो है, 15 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा इन्वेंशन कर दिया, क्योंकि उनको डिफिकल्टी हो रही थी पढ़ने में। उन्होंने मिलियंस ऑफ बच्चों को मदद की। 15 साल की उम्र में वो ब्रेल सिस्टम बनाया। और अभी मुझे याद है जब इन्विटेशन आया आपके लिए, तो मुझे याद है कि मुझे वो मूवी याद आ गई, मैंने देखी थी, शायद पिछले साल की बात है ना, श्रीकांत। तो क्या ब्यूटीफुल मूवी थी, श्रीकांत बोला। तो वो जब जन्म लिए तो उनको साइंस नहीं पढ़ने दिया गया। कहा कि आप साइंस नहीं पढ़ सकते, लेकिन अल्टीमेटली आगे चलकर इमेजिन करिए, दुनिया की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी MIT, वहां पर उन्होंने ग्रेजुएशन प्राप्त किया। आगे चलकर अब वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हंड्रेड्स ऑफ लोगों को जॉब दे रहे हैं, स्पेशली एबल्ड लोगों को जॉब दे रहे हैं। तो दोस्तों क्या है ना कि भारत भी आज के डेट में अगर आप देखोगे तो तेजी से ग्रो हो रहा है। डिजिटल का जमाना है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, AI। तो आज आप उसकी मदद ले सकते हैं, एंड आई एम श्योर कि जो आपका गुरुकुल है वो उसमें आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है टेक्नोलॉजी। और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं इस बात से कि एक कन्वेंशनल एजुकेशन तो चलो ठीक है, लेकिन क्या एक ऐसी संस्था है जो आपके अंदर स्किल प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि स्किल आपके पास होगा, क्योंकि हम बात करते हैं ना, हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन क्या पॉपुलेशन के पास स्किल है कि नहीं? वो स्किल अगर आपके पास है तो आप और अच्छा बन सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। सो दिस टीचर्स डे, यहाँ पर मैं सल्यूट करना चाहूंगा आपके संस्था में जितने भी टीचर्स हैं, इंक्लूडिंग नेगी सर। क्योंकि देखो टीचिंग क्या है ना, ये एक प्रोफेशन जस्ट नहीं है। यहाँ पर इस प्रोफेशन में आप लाइफ्स को बदलते हो। जो टीचर है वो आप पर बिलीव करता है। जब आप हार मानते हो ना, जब आपको लगता है कि रास्ता बहुत डिफिकल्ट है, बहुत अंधेरा है, तो टीचर आपका हाथ पकड़ता है और आपको साथ ले जाता है और बताता है कि देखो ये ड्रीम पॉसिबल है, ये आप अचीव कर सकते हो। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू, जितने भी स्टूडेंट्स अभी हैं, आप सभी फॉर्चुनेट हो कि आपको इतने डेडिकेटेड टीचर्स मिले हैं देवभूमि गुरुकुल के अंदर, जो आपको कंप्यूटर्स, AI, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पढ़ा रहे हैं। और अभी तो मैं जैसा कि सुना, आप सभी ने बताया कि स्पोर्ट्स हो गया, चेस हो गया, बहुत सारे एक्टिविटीज आप कर रहे हो, इंग्लिश आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने आप में बड़ी बात है। लास्ट में देखिए दोस्तों, मैं एक चीज कहूंगा, बाकी मैं आपसे क्वेश्चन लेना चाहूंगा, लेकिन देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, लाइफ में अगर सक्सीड करना है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इनफैक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू जो है आप कोई भी डिफिकल्टी पार कर सकते हो और तभी आप अचीव करते हो। इनफैक्ट कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क ऐसी चीज है जो टैलेंट को बीट कर सकती है। अगर कोई टैलेंटेड पर्सन है, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, कंसिस्टेंट नहीं, हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, तो उसका कोई मायने नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताऊं, आप समझिए कि मेरे पास कोई स्पेशल टैलेंट थोड़ी है यूट्यूब पर। मुझे तो कई बार, मैं एक्चुअली अपनी टीम से यही डिस्कस करता हूं यार कि बताओ,
मैं बहुत एक सिंपल सा पीपीटी पर अपना पूरा रिसर्च करता हूँ, उस पे प्रेजेंटेशन डालता हूँ और आपके लिए डेली वीडियोस लेकर आता हूँ। आप में से आई थिंक सैनी ने बताया कि शायद मैं हफ्ते में 4-5 वीडियोस लेकर आता हूँ, बट ऐसा नहीं, मैं डेली 3-3 4-4 वीडियोस लेकर आता हूँ यूट्यूब पर, डेली बेसिस पर। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, ये कंसिस्टेंसी है मेरी। 2019 से मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूँ और अगर आप देखोगे डेली बेसिस पर 8 बजे शार्प 8 o'clock, चाहे मुझे रात को 2 बजे काम करना पड़े, 4 बजे काम करना पड़े, कुछ भी हो, सुबह 8 बजे मेरी वीडियो आ जाती है यूट्यूब के ऊपर। ये क्या, ये कंसिस्टेंसी है। और जैसा मैंने बताया कि मेरे पास कोई अलग टैलेंट नहीं है। दुनिया में बहुत सारे और भी हैं, एजुकेटर्स हैं ऑनलाइन की दुनिया में। यहाँ पर आजकल एनिमेशन का टाइम आ गया, मेरे वीडियोस में आपको एनिमेशन देखने को नहीं मिलता है, फिर भी लाखों व्यूज आ रहे हैं। और कई बार लोग इसीलिए शॉक हैं कि ऐसा कैसे चल रहा है। तो इसका सीक्रेट यही है, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। डेली बेसिस पर वही चीज करना है आपको, डेली बेसिस पर करना है, हार्ड वर्क करके करना है, तो डेफिनेटली आप अपने जो गोल्स हैं उसको अचीव कर पाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, आई होप कि आपको कुछ जानने को मिला होगा मेरे थ्रू जो है। एंड बाकी मैं चाहूंगा कि आपके जो भी क्वेश्चन हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हो, कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। जी सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर, आपने हम सभी देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के छात्र एवं छात्राओं को अपने आशीष वचन दिए। अब बारी है उन छात्रों की। मैं एक एक करके अनुरोध करूंगा कि कोई भी एक साथ माइक्रोफोन ना खोलें। हमसे 4 सवाल लेंगे, 2 लड़कों के और 2 लड़कियों के, तो क्योंकि समय का भी हमारे पास एक उसका एक निर्धारण है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले बॉयज से शुरुआत करते हैं, जो स्पेशली आईएएस की कोचिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो प्लीज उनसे अनुरोध रहेगा, है ना। तो पहले सबसे पहले अगर बॉयज में से कोई एक व्यक्ति अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। किसी का सवाल नहीं है बॉयज में से? यस सर, कुंदन। कुंदन बोलिए। कुंदन बोलिए। जी, करंट अफेयर कितना पढ़े, कैसे पढ़े, इतना सारे मतलब दुनिया में न्यूज़ है तो हम भूल जाते हैं। तो क्या कैसे इसको पढ़ा जाए और कैसे याद रखा जाए, क्योंकि ये सागर की तरह है, हम भूल जाते हैं, हमें इतना याद नहीं रहता। तो कृपया इस संबंध में आप मुझे हेल्प करें सर। जी, बहुत ही अच्छा सवाल है कुंदन। और बहुत से एस्पिरेंट्स को ये डाउट होता है कि करंट अफेयर्स कैसे करें। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब आप स्टार्टिंग में कोई भी न्यूज़पेपर स्टार्ट करोगे पढ़ना, कोई भी मैगजीन हो गया, कुछ भी आप स्टार्ट करते हो पढ़ना, तो आपको वो एलियन जैसा लगता है, कुछ समझ ही नहीं आता है, अरे ये क्या हो रहा है। अगर मान लो आज के डेट में तो रशिया यूक्रेन की बहुत वॉर की बात हो गई, ट्रम्प के टैरिफ की बहुत बात चल रही है। क्या होता है ना कि जब आप पहली बार किसी चीज के बारे में पढ़ते हो तो वो आपको अजीब सा लगता है, एलियन जैसा लगता है, अरे क्या है ये। स्पेशली इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए, उसमें बहुत इश्यूज आते हैं। इसमें मेन चीज क्या है कि प्रैक्टिस करना। आप शुरुआत करो, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप शुरुआत करोगे, आप देखना न्यूज़पेपर से आप शुरुआत कर रहे हो, कोई भी आपको एक न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है। आई डोंट नो, मतलब आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि वो कैसे आप कर पाते हैं। आई थिंक कि डिजिटल के थ्रू शायद आप कर पाते होंगे जैसे भी। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो डेली बेसिस पर जब आप जानते हो ना, आपने देखा होगा कि वो न्यूज़ हर कुछ ना कुछ दिन में वापस से रिपीट होती है। न्यूज़ में कहीं पर भी मान लीजिए कोई जगह का नाम आया, तो वो आपको अच्छे से थोड़ा-सा देखना है, मैपिंग वगैरह के थ्रू वो जगह कहाँ पे हो सकती है। यूरोप का कौन-सा एक पर्टिकुलर देश है जहाँ पर जिसके बारे में ये चर्चा हो रही है। तो करंट अफेयर्स कोई ऐसा याद करने वाली चीज़ नहीं है, वो डेली बेसिकली पढ़ने वाली चीज़ है। जब आप 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना डेली बेसिस पर कंसिस्टेंट होके, जो मैंने लास्ट भी बताया था कि कंसिस्टेंसी रखना जरूरी है, जब आप करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में चीजें बैठने लगेंगी। मैंने भी जब शुरुआत किया था, मैं नहीं पता था, समझ नहीं आता था कि मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है, ये ईरान इजराइल लड़ क्यों रहे हैं, ईरान इराक में क्यों वॉर चल रही है। लेकिन जब आप आर्टिकल्स, जो स्पेशली एडिटोरियल्स हो गया, उसको जब आप पढ़ते हो तो आपकी समझ बढ़ती है। तो यहाँ पर आपको कंसिस्टेंट रहना है। जब आप उसको लगातार करंट अफेयर्स, और क्या होता है ना, एक चीज आपको जरूर करना है कि अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, कोई नई चीज है जो आपको लगता है एग्जाम में आ सकती है, उसका आप खुद से कोई नोट बना सकें, कहीं पर नोट बना कर रख लीजिए ताकि रिवीजन में आपको काम आ जाए। ठीक है, तो वो चीज आपको काफी मदद करती है। नेक्स्ट टाइम जब वो न्यूज आएगी तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा इजराइल और ईरान के बीच क्या प्रॉब्लम चल रही है, भारत में किस राज्य के अंदर क्या मूवमेंट चल रहा है, पेड़ को लेकर, एनवायरमेंट को लेकर कहां पर प्रदर्शन हो रहा है।
तो ये न्यूज बार बार रिपीट होती है हर कुछ कुछ दिन में, आपने देखा होगा। और एडिटोरियल पढ़ना काफी जरूरी है। तो बस यही है कि आप उसको लगातार जब करते जाओगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। इसमें कुछ याद करने वाला कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सर इसी संबंध में, हाँ सॉरी, इसी संबंध में मेरे पास चूंकि द हिंदू हम पढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से हम लोगों को एक्सेसिबल फॉर्मेट में मिलता है। तो दोनों आता है, हिंदी में और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। तो किसको पढ़ें? ऐसा तो नहीं कि अगर हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हम पीछे हैं इंग्लिश वालों के उसमें? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा आपको जिसमें आसानी से समझ में आ जाए। यूपीएससी अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी में आपको कॉन्सेप्ट्स पते होने चाहिए। आप अगर मान लो इंग्लिश पढ़ रहे हो, अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो वो पढ़ने का मतलब ही नहीं है ना। जिस भी चीज में आप पढ़ो एटलीस्ट उसको समझ रखो कि हो क्या रहा है। समझ बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली आपको वही चीज एग्जाम में बताता है। यूपीएससी कोई लैंग्वेज का पेपर नहीं है। इसमें बेसिकली आपकी समझदारी का पेपर है ये, कि आपको कॉमन सेंस कितना है। तो इट डजंट मैटर, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, आप इंग्लिश में पढ़ो। ऐसा थोड़ी है कि हिंदी में कोई न्यूज थोड़ी बदल जाएगी, न्यूज तो वही रहेगी। आपको समझना है उस चीज को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस आखिरी इसी संबंध में हम पेपर को पढ़ें या जो यूट्यूब पे अलग अलग लेकर आते हैं उनको, मतलब कैसे पढ़ाई? तो क्या है ना अगर पेपर आप पढ़ सको बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जैसा मैंने बताया स्पेशली द हिंदू में बड़ा प्रॉब्लम आता है थोड़ा सा, उसको उसके जो लैंग्वेज होते हैं उसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप उसको कर रहे हो तो कहीं पर अगर एक्सप्लेनेशन, आई थिंक स्टडी आईक्यू पर प्रशांत सर हैं, वहां पर वो डेली हिंदू लेकर आते हैं, तो वो आपको आसानी से चीजों को समझा देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप कवर करो। मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि आप इस सोर्स से बन जाओ कि ऑनलाइन कर लो। अगर आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो जा रहा है द हिंदू न्यूज़पेपर से, जल्दी से 45 मिनट के अंदर आपने गो थ्रू कर लिया, दैट इज मोर देन एनफ। अगर आपको लगता है कि वहां पर चीजें समझ नहीं आ रही हैं, आप यूट्यूब पर उस चीज को देख लो। तो जहां से भी आपको समझ में आए, मतलब अपने आप को बंदिश मत रखो। आप प्लीज समझने की कोशिश करिए। यूपीएससी का एग्जाम ये कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं है ना। यहाँ पर ये थोड़ी है कि आपको एक परसेंटेज लाना है, 33% या 40% तो आप पास हो जाओगे। यहाँ पर आपको दूसरों से compete करना होता है। तो दूसरों से compete करना है तो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीजों को समझ गया, और स्पेशली क्या होता है, मैं ये चीज कहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देख लेना। उसी से आपको समझदारी बढ़ेगी कि न्यूज़पेपर में देखना गया। न्यूज़पेपर में तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसमें आपको जो वीडियोस हैं हमारे, उसमें वो ये हेल्प कर देते हैं कि आपको स्पेसिफिकली बता देते हैं कि इन चीजों पर फोकस करो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये इंपॉर्टेंट होता है। एक बार आपको समझ में ये चीज आ गई तो ऑटोमेटिकली फिर आप डायरेक्टली न्यूज़पेपर करो। इनफैक्ट मुझे याद है, मैं जब स्टार्टिंग में बैठा था न्यूज़पेपर अपनी तैयारी, 2013-14 की बात है, न्यूज़पेपर खुला, मतलब मेरे तो 2-2.5 घंटे चले गए। एंड बड़ा ही मैं कंफ्यूज हो गया कि यार 2-2.5 घंटे एक न्यूज़पेपर में चले जा रहा है, मैं करूंगा क्या आगे। तो इसमें क्या मुझे समझ में आया कि धीरे धीरे जब आप 1 महीना आप लगा देते हो ना, आपको समझ में आता है यार ये न्यूज फालतू है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करना है। तो डजंट मैटर आप ऑनलाइन यूट्यूब पढ़ो, आप न्यूज़पेपर डायरेक्टली देखो, इंपॉर्टेंट है कि क्या चीजें कवर हो रही हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। मेरा नाम नितिन है। सर मैं आपकी एक्चुअली ऑलमोस्ट वीडियोस फॉलो करता हूँ। सर जो आप वीडियोस के एंड में क्वेश्चन पूछते हो ना सर, तो सर जो उसमें जो ऑप्शंस होते हैं ना सर, तो वो हमें पता नहीं लगते। तो सर नेक्स्ट टाइम से अगर ये चीज हो जाएगी तो सर हमारे लिए थोड़ा काफी बेटर होगा। और बाकी सर मेरे को जो आप सर ये बेसिक यूपीएससी की वीडियोस लाते हो, ये सर मेरे को बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा स्टडी आईक्यू का सर। थैंक यू नितिन। देखो ये है, आई थिंक मुझे याद है एक मैसेज भी आया था इंस्टाग्राम पर मेरे पास, हो सकता है आप में से किसी का होगा, एंड उसमें बोला भी गया था कि सर उसको क्या होता है ना, वो टाइम लिमिटेशन ऐसा होता है ना यूट्यूब पर भी, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है। लेकिन हाँ, मेरी कोशिश रहेगी। आई थिंक क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, जो ऑप्शंस होते हैं, आप ये चाहते हो कि ऑप्शंस भी एक बार, मैं कोशिश डेफिनेटली करूंगा उसको कि एक बार ऑप्शंस भी आपके लिए पढ़ दूं। थैंक यू नितिन। प्रशांत जी का सवाल है, प्रशांत जी बोलिए प्लीज, हैंड रेज किया आपने। सर गुड इवनिंग सर, मेरा नाम प्रशांत है। और सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि हम यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो हमारे सबसे पहले ये रहता है कि हम शुरू कहाँ से करें, क्योंकि बहुत वाइड सिलेबस होता है, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें और शुरुआत कहाँ से करें। तो सर उसका एक रोड मैप आप बता पाएं। देखो यूपीएससी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी करो ना, उसको जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक तो ये है कि सिलेबस पकड़िए।
सिलेबस आपके मतलब आपका जो स्टडी टेबल है जहां पर भी आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, सिलेबस डेली बेसिस पर आपको देखना है, ठीक है। अब होता क्या है कि सिलेबस से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि यूपीएससी मान लीजिए एक ऐसा एग्जाम है, लोगों को लगता है कि सब कुछ आ जाता है, मतलब बात सही है, मतलब उसके कोई लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको स्टिक किस पर रहना है, सिलेबस पर रहना है। जब आप सिलेबस के साथ स्टिक रहते हो तो आपको पता है ये चीजें आएंगी। अब सवाल है कि आप शुरुआत कैसे करें। शुरुआत देखो, हम सब जानते हैं कि क्या होता है ना, मार्केट के अंदर स्पेशली आज के डेट में, इंफॉर्मेशन के जमाने में हर कोई अपना अपना ज्ञान दे रहा है कि ये वाली बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ लो, वो वाली बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले जो आपको करना है, एक तो एनसीईआरटी, जो आई एम श्योर कि आप अगर तैयारी कर रहे हो तो ये हर कोई बोलता है, जो बेसिक एनसीईआरटीज हैं, जो 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, उसमें जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, चाहे हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, स्पेशली 11 और 12, 11th और 12th की जो एनसीईआरटीज हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वहां पर आपको फोकस करना है। इनफैक्ट उससे रिलेटेड बहुत सारे, अगर मान लो उसमें भी कोई दिक्कत हो रहा है तो वो भी यूट्यूब पर आजकल अवेलेबल है, तो उसके साथ साथ आप यूट्यूब एक बार जल्दी से रिवीजन के लिए देख सकते हैं। तो एनसीईआरटीज पहले कंप्लीट करना है, और साथ ही साथ जो बेसिक बुक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी की जब हम बात करते हैं, पॉलिटी पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत आप सब जानते हैं, हिस्ट्री आप सब जानते हैं कि जो है स्पेक्ट्रम हो गया, या फिर बिपिन चंद्रा वाली जो बुक हो गई। तो इस तरह से क्या है कि जो एनसीईआरटी और एक बेसिक बुक, ये आपका मस्ट है। एंड आई थिंक कि अगर आप इसी पे ही पूरा फोकस लगा लो और बार बार उसको रिवीजन करो, इसी में ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट हो जाते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि 1 साल की प्रिपरेशन चाहिए ही होती है। तो शुरुआती एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी से मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, और वो आपकी समझ को बढ़ाता है। वो सरल लैंग्वेज में होता है, इजी लैंग्वेज में होता है, जहां पर आप कॉन्सेप्ट्स को समझते हो, और फिर जब आप बेसिक बुक पर जाते हो तो आपको वो बेस पता होता है, आपको वो कॉन्सेप्ट पता होते हैं, ताकि आप स्टैंडर्ड बुक को अच्छे से पढ़ पाते हो, और इससे आप अपनी यूपीएससी जो है क्रैक कर सकते हैं। हाँ, 1 साल हो गया, उसके बाद अगर आपको पता है कि आपने 2-4 बार रिवीजन कर लिया है स्टैंडर्ड बुक का, एनसीईआरटी का, देन उसके बाद कोई और एडिशन आप करना चाहते हो तो ही करना चाहिए। एक सब्जेक्ट एक बुक, यही फोकस करना है। ऐसा नहीं है बस मैंने भी मिस्टेक किया है ये चीज, एक सब्जेक्ट के 2-2, 3-3 बुक बस सामने रखे रहते थे, लेकिन उसका फायदा क्या है, जब आप एक ही बुक को अच्छे से नहीं पढ़े और आप एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो बहुत सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट वाली चीज नहीं है, इस बहुत सिंपल है कि एनसीईआरटी करो और एक सिंपल सा हर एक सब्जेक्ट का एक बुक आप कर लीजिए, ये है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ में क्रिस पांडे का सवाल है। क्रिस। Good evening, sir. And my name is Krish Pandey, and sir, currently I'm studying in class 8th. And sir, I want to become a businessman, but before prepare for IFS, Indian Foreign Services. So, sir, for that I have a doubt. I have few doubts. Sir, first is कि because currently I'm in 8th, तो मेरे को ऐसी क्या चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो मेरे को आगे चल के मेरी जो कहते फर्दर स्टडीज में करूँगा उसमें हेल्प करे, जो मेरे को फॉरेन सर्विसेज क्रैक करने में एग्जाम में हेल्प करे। एंड सेकंड डाउट है सर कि जैसे जब हम इंटरनेट पे रिसर्च करता हूँ मैं, तो IAS कंटेंट जैसे ज़्यादा मिलता है, फॉरेन सर्विसेज का थोड़ा सा कम मिलता है, जो कभी कभी मिलता है तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको ऐसे आपके भी काफी सारे फ्रेंड्स रहे होंगे, आपने बताया स्टूडेंट थे, तो उसमें मतलब सर क्या मतलब किस तरीके से हम फॉरेन सर्विसेज और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्रिश, एक चीज बताओ, आपको क्या लगता है आईएएस का जो एग्जाम होता है, आपने जैसे बताया कि उसके कंटेंट ज्यादा हैं और फॉरेन सर्विस वाले कम कंटेंट हैं, तो आपको क्या लगता है दोनों के एग्जाम अलग होते हैं? नो सर, मतलब एग्जामिनेशन तो एक है, बट एग्जैक्ट जैसे मेरे को थोड़ा सा पेपर डिफरेंस की इनमें क्या चेंजेस रहते हैं, क्यों कैसे क्या होता है, तो सर वो चीज थोड़ा सा जानना था ना। देखो, सिंपल सी चीज है, आपको यूपीएससी क्रैक करना है, ठीक है। यूपीएससी के एग्जाम है जिसमें जब आप क्रैक कर लेते हो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो उसमें अलग अलग पोस्ट होती है। जब आप एग्जाम दे रहे होते हो उसमें 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको अपनी सर्विस चूज करनी होती है। तो ज्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं वो आईएएस चूज करते हैं, ज्यादातर। एक पावरफुल पोस्ट होती है, आप भारत में ही रहते हो, यहीं पर आप काम करते हो। और लेकिन होता है, कई मैंने देखे हैं, मेरे खुद के कुछ साथियों ने क्रैक किया है, उन्होंने आईएफएस अपना पहला चॉइस रखा था। आईएफएस जो है इंडियन फॉरेन सर्विस, उनको ऐसा लगता है कि वो बाहर जाकर विदेश में रहेंगे, वहां पर जाकर देश की सेवा कैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली बात है कि यहाँ पर कोई अलग से आपको नहीं करना है, कोई अलग से फॉरेन सर्विस, जैसा आपने बताया ना कि उसके क्या कंटेंट, कोई अलग से कुछ कंटेंट नहीं है।
जो एक यूपीएससी की तैयारी की रिक्वायरमेंट है, मैंने आपको जैसा अभी जस्ट बताया कि एनसीईआरटी से शुरुआत करनी है, एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है और बस आपको एग्जाम जो है और डेली करंट अफेयर्स वगैरह आपको कंप्लीट करना है। जब आप एग्जाम देने जाओ तो लास्ट के 1.5 साल के कम से कम करंट अफेयर्स आपके रेडी होने चाहिए। यही रिक्वायरमेंट है, आप इसमें बहुत ज्यादा उलझो मत। क्या होता है ना कि हाँ, अभी आप 8th क्लास में हो, आपके बहुत सारे इमेजिनेशंस होंगे, ड्रीम होगा, हो सकता है आप एस जयशंकर साहब के बयान सुनते होंगे, बड़ा मजा आता होगा कि क्या बोल दिया उन्होंने ट्रम्प के बारे में, उन्होंने क्या बोल दिया यूरोप को। तो ऐसा नहीं है कि आपको उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक फोकस रखना है, आपको यूपीएससी क्रैक करना है, उसी से ही आप आईएफएस बनोगे। जब आप आईएफएस बन जाते हो, जब आप क्रैक कर लेते हैं, देन आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, आपको बताया जाता है कि यहाँ पर आपको इस तरह से डील करना है, जियोपॉलिटिक्स समझाया जाता है, वो फिर आपकी उस हिसाब से ट्रेनिंग होती है। आपको कुछ अलग से ऐसा नहीं करना है एग्जाम के पहले। एग्जाम के पहले आपको यूपीएससी के ऊपर फोकस करना है। तो मैं ये कहूंगा कि आप उसमें मत उलझो। अभी तो देखो आप 8th क्लास में हो, एंजॉय करो, लाइफ जियो इस समय। साथ ही साथ अगर आप न्यूज़पेपर को थोड़ा फोकस कर सकते हो, करो। तो ये अपना जो टाइम है ना, ये जो अभी समय है, उसको लूज नहीं करना है आपको। हाँ, जैसे 10th क्लास में आते हो, 11th क्लास में जाते हो, स्पेशली कॉलेज में आप अपना जो एनसीईआरटी और वो सब की शुरुआत कर सकते हैं। अभी तो आपको पता ही है ना, अभी तो आपकी एनसीईआरटी चलती होंगी, तो उस पे अच्छे से फोकस करो, एकेडमिक्स पर फोकस करो, फिर अपने आप चीजें आपके पता चलेंगी और आप धीरे धीरे चीजों को कर पाओगे। तो आईएफएस का जैसा मैंने बताया कि कोई अलग से कुछ नहीं है। आप डिबेट सुनना चाहते हो, आजकल पॉडकास्ट वगैरह बहुत चलते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन सर्विसेज के जो लोग हैं वो लोग आप कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। ज्योति So, जी sir, ने there is any kind of change between IAS के लिए जो यूपीएससी में एग्जामिनेशन या इंटरव्यूज, मतलब मेनली जो लास्ट स्टेज होता है इंटरव्यू, सर क्या कुछ इस तरीके से क्वेश्चन चेंजेस एंड ऑल समथिंग होता है फॉर आईएएस एंड फॉर आईएफएस? ऑब्वियस सी बात है। देखो क्या होता है, आप इंटरव्यू में जाते हो तो वो पैनल को पता होता है कि वहां पर आपने आईएफएस पहला चॉइस रखा है। मतलब अगर आप यूपीएससी क्रैक करोगे, आपकी मान लो 20th रैंक आती है सपोज, तो आप सेलेक्ट हो गए, तो उस केस में आपने जो पहला चॉइस रखा है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, वो आपको दिया जाएगा। तो इंटरव्यू वाले जो पैनल है वो आपसे क्वेश्चन यही करेंगे कि आईएफएस ही क्यों। तो वो तो देखो अभी तो क्या है ना, बहुत समय है उस तरह के प्रिपरेशन के लिए, उस तरह के क्वेश्चंस के लिए वो बहुत समय है। वो तो एकदम आखिरी स्टेज हो गया ना। वही मैं कह रहा हूँ, पहले आपको यूपीएससी पर फोकस करना है, एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए उसके ऊपर फोकस करना है। और देखो अभी तो क्या है कि आपको बहुत लंबा समय, कम से कम 4, 3, 7, 8 साल तो मिनिमम है इस एग्जाम को देने के लिए। और मुझे लगता है कि यूपीएससी के अंदर कई चेंजेस हो सकते हैं आगे चलकर। हो सकता है ऑप्शनल का पेपर हट जाए, कुछ भी हो सकता है। अभी 8 साल बहुत लंबा समय होता है। तो दैट इज वाई आईएफएस और इसमें कोई अंतर नहीं है, आपको यूपीएससी पर फोकस करना है, यही मैं कहूंगा। थैंक यू सर। आकांक्षा जी प्लीज अपना सवाल पूछेंगे। गुड इवनिंग सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स की बुक्स है, अधिकतर मतलब हमें पॉलिटी और हिस्ट्री की बुक्स तो पता चल जाती है, स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत, बट हमें ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़ने में थोड़ी मतलब ज्योग्राफी थोड़ी कम समझ आती है। तो सर उसके लिए कोई ऐसी बुक जो हम यूपीएससी के एग्जाम के लिए मतलब ले सकें और उसे पढ़ सकें? देखो क्या है ना, ज्योग्राफी एक्चुअली आपने ये जो बताया ना, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये दो ऐसे हैं ना कि इससे आपका एनसीईआरटी से भी काम चल सकता है। सच बता रहा हूँ कि इसमें क्या है ना कि जो 11th और 12th की ज्योग्राफी है, मतलब क्या अमेजिंग बुक है वो एनसीईआरटी की। सारे कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर बताए हुए हैं, सब कुछ उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप सप्लीमेंट कर लो वीडियोस के थ्रू, उसमें आपको और अच्छी सी चीजें बता दी जाएंगी। इनफैक्ट हमारे प्लेटफॉर्म पर पिछले 1-1.5 साल से भुवन झा सर है, बड़े पसंद है, मतलब क्या कॉन्सेप्ट समझाते हैं वो। तो ज्योग्राफी आप एनसीईआरटी पर के थ्रू कर सकते हो। बाकी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज वीडियो हैं। इकोनॉमी का जहां तक सवाल है तो देखो इकोनॉमी क्या होता है ना कि अगेन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है 12th क्लास है, और वहीं पर चाहे वो रेपो रेट हो, इन्फ्लेशन हो गया, सारे कॉन्सेप्ट वहीं पर बताए हुए हैं। और इसके अलावा जो डेली करंट अफेयर्स आता है इकोनॉमी का, जैसे अभी आपने सुना ही होगा, कल परसों सरकार ने जीएसटी के बारे में अनाउंस किया कि जीएसटी रिड्यूस किया जाएगा। तो अगेन यहाँ पर ये इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट करंट अफेयर्स से बहुत सारे पूछे जाते हैं, लेकिन अगेन करंट अफेयर्स वहीं से आएगा जहां पर आपका बेस तैयार है। बेस में आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमी के वो कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर एक रमेश सिंह की बुक है, उसमें बहुत लेकिन लेंथी दिया हुआ है, मैं उतना सजेस्ट नहीं करता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपना जो पूरा सिलेबस है, जो आपके बुक्स हैं, उसको कंसाइज रखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लो और डेली जो भी करंट अफेयर्स आते हैं उसके कॉन्सेप्ट, आजकल तो टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट का जमाना है, चैट जीपीटी है,
मतलब कुछ भी डालो, आप उसका भरपूर इस्तेमाल करिए एआई के समय में। आपको कुछ जानना ही नहीं है कि कोई स्पेशली बुक ले लिया आपने, बस उसी में उलझे रह गए। क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है अब धीरे-धीरे, स्पेशली टेक्नोलॉजी आने की वजह से यहाँ पर वो बुक्स तक सीमित नहीं है। तो आपको भी अपने आप को उसमें लिमिट नहीं करना है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, चैट जीपीटी, एआई का इस्तेमाल करिए और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपने इस एग्ज़ाम को जो है क्रैक कर सकते हैं। मतलब उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, क्वेश्चंस भी ऐसे आएँगे। बहुत सारे पुराने हमारे आईएएस ऑफिसर्स आते हैं, अभी मैंने पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू लिया था। तो यहाँ पर क्या है ना कि उनका यही कहना था कि पहले रिसोर्सेज़ लिमिटेड होते थे, क्वेश्चंस वहीं के वहीं बुक से पूछे जाते थे। अब ऐसा है ही नहीं। तो आप अपने आप को वो बुक्स में उलझा कर बस एक जगह सीमित नहीं रखना है। आपको लेना है तो मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा, चलो रमेश सिंह ले लो, लेकिन उससे होना कुछ नहीं है। अल्टीमेटली आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप इकोनॉमिक्स के समझ लो। एनसीईआरटी हो गया, उसमें जितने कॉन्सेप्ट दिए हैं वो अपने आप में रामबाण का काम करेंगे। और डेली बेसिस पर जो करंट अफेयर्स आता है इकोनॉमी का, उस पर अपनी पूरी निगाहें रखो कि सरकार इकोनॉमी में कर क्या रही है एग्जैक्टली। वो अगर आपने कर लिया तो डेफिनेटली आप दोनों ही सब्जेक्ट में एक्सेल कर जाओगे। थैंक यू सर। थैंक यू। चलो बिल्कुल राहुल, आज का आखिरी सवाल है सर ये, ठीक है? हाँ जी। समझ लेना, राहुल जी का सवाल। हाँ मैं ये कहना चाहूँगा, हेलो। हाँ बताइए राहुल। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि यूपीएससी की तैयारी कॉलेज के मैं सेकंड ईयर में हूँ, है ना सर? और अभी मैंने एनसीईआरटी 11th-12th का सारा मतलब जब मैं कॉलेज में आया था तभी मैंने पढ़ लिया था, और 6 to 12 तक का भी अभी मतलब 6 to 10 तक का भी अभी शुरू कर दिया हूँ, है ना सर? और इसके अलावा आपका जो करंट अफेयर लेके आते हो सुबह 8 बजे, उसको भी सर मैं फॉलो करता हूँ। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके अलावा कुछ और भी करना चाहिए, क्योंकि शायद अगले साल मतलब 2027 के आसपास देने वाला हूँ, तो कुछ अगर कमी रह गई हो तो। आप उसमें एक काम कर सकते हैं, जैसे आपने बताया कि 11th-12th का आपने एनसीईआरटी कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है ना, आप उसको बार-बार करिए, 1-2 बार और करिए, और साथ ही साथ मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप बाज़ार में या फिर कहीं पे भी आप देखोगे ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज़ आता है, अवेलेबल है। तो एनसीईआरटी से जुड़े हुए जो टेस्ट सीरीज़ हैं, आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। इनफैक्ट इसमें तो आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। चैट जीपीटी से आप डालोगे ना, आप उससे पूछोगे यूपीएससी लेवल क्वेश्चंस फॉर इकोनॉमी फॉर क्लास 11th, आपको वो दे देगा, 10 क्वेश्चन दे देगा। आप उसमें फुल डालो और आई नीड 100 क्वेश्चन, वो आपको 100 क्वेश्चन ला कर दे देगा। आप प्रैक्टिस करो। अगर आप सेकेंड ईयर में हो, आपने एनसीईआरटी 11th-12th की कर ली है, और 2-4 बार पढ़ो उसको। और फिर क्या है ना, जब आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, एंड आई एम श्योर अगर आपने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन उतारोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा, अरे ये कैसे होगा चीजें। पढ़ना एक अलग चीज होती है, लेकिन एक्चुअल में जब यही गाइडेंस चाहिए। हाँ, तो पढ़ना एक अलग चीज होती है, लेकिन जब आप उसको टेस्ट में जो होगा ना, एमसीक्यूज वाले करोगे क्वेश्चन, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कि मेरे में कहाँ पर कमी है और मुझे कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है। तो वो चीज आप कर लेना, और फिर थर्ड ईयर में जब आप जाओगे तो आप स्टैंडर्ड बुक से थोड़ा थोड़ा देखने लगना, और उसके बाद थर्ड ईयर के जस्ट बाद मैं कहूँगा कि 1 साल आप अपना रखना और प्रिपरेशन के लिए, जहाँ पर आप फुल तरीके से पूरा एकदम प्रिपरेशन मोड में जाकर 1 साल में आप जो है फिर यूपीएससी का एग्जाम दें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ बताइए। मेरा सर फाइनल कंक्लूजन की सर, अगर मैं मतलब डायरेक्ट नहीं दे सकता, मतलब 1 साल का रखना चाहिए गैप ताकि तैयारी की जा सके। देखो अगर आप देखो क्या होता है ना कि आपका ग्रेजुएशन भी तो होना चाहिए ना अच्छे से, कहीं ऐसा ना हो कि आप फुल, क्योंकि फिर आप थर्ड ईयर में आके फुल प्रिपरेशन में करो, साथ ही साथ अपना ग्रेजुएशन भी अच्छा कर लो। वो डिपेंड करता है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आपको लगता है आपने काबिलियत है, थर्ड ईयर में आपने आते हुए पूरा प्रिपरेशन कर लिया, तो साथ ही साथ आप एक काम कर लो, आप जो है जो फुल लेंथ टेस्ट होता है, यूपीएससी के जो मॉडल टेस्ट होते हैं, आप उसको सॉल्व कर लो। उसमें आप देख लो एक बार किस तरह के आपके मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि हाँ 200 मार्क्स में से 110, 120 आप स्कोर कर पा रहे हो, तो आप बिल्कुल दीजिए। कॉलेज के जस्ट बाद आप एग्जाम दे देते हैं, अगर आपकी उम्र 21 ईयर्स, आई डोंट नो, आई थिंक शायद स्पेशली एबल्ड के लिए कुछ रिलैक्सेशन है, क्या है थोड़ा देखना पड़ेगा, बट आप कॉन्फिडेंट हो, पेपर दीजिए, उसके बाद आप कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं, तो अब मैं चाहूंगा खिल्ली से कि आगे की प्रक्रिया को पूरा करें। दिया ज्ञान का भंडार मुझे, किया भविष्य के लिए तैयार मुझे,
जो किया आपने उस उपकार के लिए नहीं शब्द हैं मेरे पास आभार के। सर ने अभी यूपीएससी की तैयारी के ऊपर जो प्रकाश डाला है, हम उस ज्ञान से बेहद अभिभूत हैं और मुझे लगता है कि अगर आज सर को सुनकर भविष्य में कोई आईएएस के लिए क्वालिफाई होता है तो शायद हमें ये सेशन ज़रूर याद आएगा कि हम सर के साथ थे, हमें सर ने बताया था कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे जीवन में एक गुरु की महत्वता को प्रदर्शित करता है। मैंने सर की वीडियोस भी देखी हैं, उसमें मैंने सर की एक आदत नोट की, आमतौर पे मतलब कई बार यूट्यूब पे होता है कि लोग ज्ञान को ज्ञान न लेकर एक लाइक और शेयर का फेम लेते हैं, लेकिन सर कभी भी मतलब अपनी वीडियो को स्टार्टिंग में हो तो कभी भी सर लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसे शब्दों का यूज स्टार्टिंग में करते ही नहीं है। सर ने भी बताया उनकी नमस्कार दोस्तों वाली आदत। इसके बाद सर डायरेक्ट अपना टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं और अब समय भी हमें अनुमति नहीं देता, तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं बुलाना चाहूँगा कि श्री अमित सिंह नेगी सर को, कि आज के कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए मुख्य अतिथि का धन्यवाद ज्ञापित करें। बिल्कुल, जैसा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री अंकित अग्रवाल जी ने अपने आशीष वचनों से हमें कृतज्ञ किया और हमारे बच्चों को एक उचित मार्गदर्शन प्रदान किया, जिसके लिए मैं पूरे देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के परिवारजन और छात्रों की ओर से सर का हृदय के अंतःस्थल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और साथ ही साथ आशा करता हूं कि सर को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। मैं सर को ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल है सर, ये पूरे भारतवर्ष के हर एक राज्य के लिए, हर एक राज्य के बच्चों के लिए जो कि दृष्टिबाधित होने के साथ साथ जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, उनको सर कंप्यूटर का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके साथ साथ जैसे कि हमारे अभी गुनगुन ने बताया कि हम लोग जो हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पोकन, ये तो सब चीज़ें चलती ही हैं क्योंकि स्किल्स के ऊपर हमारा मेनली फोकस रहता है। क्योंकि सर मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं खुद भी टोटली ब्लाइंड पर्सन हूँ और मुझे लगता है कि आज की डेट पे स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए और स्पेशली एक विजुअल इम्पेयर्ड के लिए, क्योंकि अगर हमारे पास स्किल्स नहीं तो शायद कोई हमें पूछेगा भी नहीं। कंप्यूटर का इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी जॉब में जाएंगे, वहाँ करेंगे क्या? अल्टीमेटली हमारे पास सिर्फ एक ही काम रहता है, वो रहता है कंप्यूटर। अगर आपको कुछ भी करना है तो कंप्यूटर से करना है। तो इसलिए इसी सोच को समझते हुए, जरूरत को समझते हुए प्रारंभ किया सर गुरुकुल के माध्यम से कि हम बच्चों तक पहुंचे और शुरुआत करी थी सर कोविड टाइम में, लेकिन आज चौथा बैच हमारा करंटली अभी चल रहा है। शुरुआत दौर पे हमारे पास सिर्फ 60-70 बच्चों ने फॉर्म्स फिलअप किए थे और इस साल सर अगर बात करें तो 530 बच्चों ने आवेदन किया था, जिसमें से कि पहले हम एक 30 स्टूडेंट्स का एक बैकअप लेके चलते थे कि हम 30 बच्चों को लेंगे। इस साल हम लोगों ने सर 15 सीटों को इंक्रीज किया और 45 स्टूडेंट्स को इस साल से हम लोगों ने लेना शुरू किया। साथ ही साथ प्रयास ये भी है सर, क्योंकि जो हमारे पास देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल का अभी पूरा वर्चुअल एक प्लेटफॉर्म है, यानी हर चीज़ अभी तक हम बच्चों को ऑनलाइन सिखा रहे हैं। तो अभी प्रयास है सर नेक्स्ट ईयर से कि हम एक ऑफलाइन सेंटर, क्योंकि कुछ चीज़ें सर ऐसी होती हैं बच्चों के लिए जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं कि उनको जब तक हम फील नहीं कराएंगे, टच नहीं कराएंगे कोई चीज़ समझाने के लिए, क्योंकि ब्रेन हमारा सिर्फ इमेज को ही समझ पाता है, क्योंकि आंखें एक तरीके से कैमरे का रोल निभाती हैं और जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं उसको हमारा ब्रेन तक एज ए इमेज के रूप में पहुंचाया जाता है। लेकिन जब एक विजुअल इम्पेयर्ड देख नहीं पा रहा है तो उसको आखिर कैसे समझ में आएंगी वो चीज़ें। तो उसके लिए सर हम लोग एक 3000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को लेके, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो एक डेली लाइफ स्किल्स के अंदर, डेली रूटीन्स में यूज होने वाली चीज़ें होती हैं, उसका एक म्यूजियम अपने एक ऑफलाइन सेंटर के अंदर बनाने जा रहे हैं सर। और साथ ही साथ उनको पूरा का पूरा एक ये कह सकते हैं कि ई लाइब्रेरी, साथ में अपना एक रेजिडेंशियल माहौल जिसके अंदर गुरुकुल जैसी पद्धतियाँ, जिसमें बच्चों को योगा, जिम जैसी सुविधाएं हम प्रदान देने का सर प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन बच्चों को, क्योंकि स्कूल्स तो सर बहुत सारे हैं, इंक्लूजन, इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो बहुत सारे हैं, तो हम उन बच्चों को एक सामान्य स्कूल में जो चल रहे हैं रेगुलर बेसिस में, वहाँ पे बच्चों को एडमिशन देंगे एंड देन उसके बाद हम
उन बच्चों का एज ए हॉस्टल फैसिलिटी प्लस कंप्यूटर लैब्स, इसके अलावा जो जो उनकी आवश्यकता की चीज़ें हैं जैसे कि डेली लिविंग स्किल्स, उसमें बच्चों का चाहे कपड़े धोने से लेकर हो, चाहे कपड़ों को प्रेस करना हो, बर्तन धोना, खुद से खाना बनाना, ये सब चीज़ें जिससे कि एक बच्चा इंडिविजुअल होके इंडिपेंडेंट बन सके, आत्मनिर्भर बन सके, ऐसा हमारा सर प्रयास है ऑफलाइन सेंटर के माध्यम से। तो आशा करेंगे कि सर हमें अगर कभी भी अगर इस सेंटर को आगे स्टार्ट करने में या फिर इसको सुचारू रूप से चलाने में अगर कभी भी अगर आपकी आवश्यकता पड़े तो हम आशा करते हैं कि सर आप हम अपना एक सहायता जरूर प्रदान करेंगे, तो जिसके लिए मैं आशान्वित हूँ सर। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज के इस प्रोग्राम को पूरा का पूरा होस्ट करने के लिए जो हमारी पूरी देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल की टीम पिछले कई दिनों से लगी रही, जिन्होंने रोज रात को 1-1 घंटे का सेशन लिया और बच्चों को पूरा एक ट्रेन किया, उनको परफॉर्मेंस को टेस्टिंग किया, रिहर्सल्स वगैरह करी। तो पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। स्पेशली आज की जो हमारा ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, जो मीडिया प्रभारी हमारे बीच में हमारी दृष्टि मैम है वो देख रही हैं, साथ में आर्यन सर हैं वो इसको देख रहे हैं, तो उनका ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही साथ हमारे इंस्ट्रक्टर्स श्री दीपक सिंह नेगी जी जो हमारे चेस के इंस्ट्रक्टर हैं वो भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, उनका ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ ही साथ आज के जो मंच के संचालन जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से आज इस मंच को संचालित किया, जिसमें से कि मेन होस्ट में रहे खिल्ली और साथ ही साथ उनके जो को एंकर गुनगुन, दोनों ही हमारे स्टूडेंट रहे हैं और गुनगुन हमारी करंट की HTML कोर्स की स्टूडेंट भी है, जिसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप दोनों ने बहुत ही खूबसूरती से आज का इस मंच का संचालन किया। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे उन सभी परफॉर्मर का जिन्होंने आज की कार्यक्रम में अपनी परफॉर्मेंस दी, चाहे वो गुरु वंदना से लेकर हो, चाहे गणेश वंदना की बात हो या फिर अपना कविता को लेके हो, स्वरचित कविता को लेके हो, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ ही साथ मुख्य रूप से क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को संपन्न हम तभी कर सकते हैं जब हमें हमारे इस कार्यक्रम को कोई देखने वाला हो, सुनने वाला हो, हमारे श्रोतागण, हमारे दर्शकगण, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप आज के इस कार्यक्रम को YouTube में देख सकते हैं, आपको बहुत जल्दी इसका लिंक देखने को मिलेगा। आप हमारे YouTube चैनल यानी कि देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम पेज देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल 20 के नाम से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ddg.org.in पर भी विजिट कर सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। आप सभी